हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू स्टडी आईएएस। और जैसा कि आप लोगों को पता है, हम यहाँ पर इंडियन आर्ट एंड कल्चर बुक है जो कि नितिन संघानिया की है, उसका हम डिस्कशन कर रहे हैं। और काफ़ी सारे हमने लेक्चर्स कवर कर लिए हैं और चैप्टर 1 को हमने लास्ट लेक्चर में ख़त्म करा है। और उसके बाद हमने चैप्टर 1 के बाद चैप्टर 2 है इंडियन पेंटिंग्स का, लास्ट लेक्चर में हमने उसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन प्लस प्रिंसिपल्स ऑफ पेंटिंग्स के बारे में पढ़ लिया था। तो उसके आगे से आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स के साथ। तो गाइज, दिस कोर्स इज प्रेजेंटेड बाय मी, दीपक यादव। और गाइज, एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, अगर आपको अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन चाहिए तो आप ले सकते हैं और डिस्काउंट कोड यूज़ करिए स्टडी IAS फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑन प्लस। और गाइज, यहाँ पे आपको कोई भी क्वायरीज हो रिगार्डिंग और प्रिपरेशंस और अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन, तो आप हमसे यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इंस्टाग्राम हमारा चैनल है, यहाँ पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पे जुड़ सकते हैं और मेल कर सकते हैं। सभी जगह से आप यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे। उसके बाद अब हम बात करते हैं प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स की। इससे पहले जो हमने लेक्चर देखा था उसके अंदर इंट्रोडक्शन और प्रिंसिपल्स ऑफ पेंटिंग्स को ख़त्म करा था। तो अब इसके बाद आता है प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स की बारी। अब जो बहुत पहले जो पेंटिंग्स बनाई जाती थी, यानी सबसे पहले जब पेंटिंग से शुरुआत हुई, तो वो कैसे बनाई जाती थी। जो पेंटिंग्स थी वो जनरली रॉक्स के ऊपर बनाई जाती थी। ठीक है, एग्जीक्यूट करी जाती थी रॉक्स के ऊपर। और इन्हीं रॉक इंग्रेविंग्स को, यानी इन पेंटिंग बनाने के प्रोसेस को, जो रॉक के ऊपर हम इंग्रेव करके गाड़ को किसी चीज़ से गाड़ के या कोते पेंटिंग बनाते थे, उसको हम कहते हैं पेट्रोग्लिफ्स। ये इंपॉर्टेंट टर्म हो जाती है, तो आपको याद रखना है पेट्रोग्लिफ्स क्या है। कि पेंटिंग्स वर जनरली एग्जीक्यूटेड ऑन रॉक्स एंड दीज रॉक एंग्रेविंग्स वर कॉल्ड पेट्रोग्लिफ्स। उसके बाद जो फर्स्ट सेट है पेंटिंग का, यानी कि फर्स्ट सेट जो हमने एग्जीक्यूट करा है रॉक्स के ऊपर, उस पेंटिंग्स का फर्स्ट सेट हम लोगों को मिला है कहाँ पर, भीमबेटका केव्स में। यानी कि सबसे पहली पेंटिंग मिली गई है भीमबेटका केव्स में, जो कि मध्य प्रदेश में प्रेजेंट है। और उसके बाद जो भीमबेटका केव्स है, उसको उस वहाँ पर भीमबेटका केव्स में जो भीमबेटका पेंटिंग्स हैं वो डिस्कवर करी गई हैं 1957 से लेके 1958 के बीच में। और इन पेंटिंग्स को डिस्कवर करा है एक आर्कियोलॉजिस्ट ने, जिनका नाम है VS वकानकर। तो ये है हमारे VS वकानकर, इनकी पिक्चर ये है। इन्होंने यहाँ पर ये इन पेंटिंग्स की डिस्कवरी की है। अब आगे चलते हैं, तो यहाँ पर बात आती है कि वो पेंटिंग्स क्या डिपिक्ट करती थी, पेंटिंग्स किस चीज़ के ऊपर थी, पेंटिंग्स का सब्जेक्ट क्या था। तो जो पेंटिंग्स थी वो डिपिक्ट करती थी एनिमल्स को दर्शाती थी, जैसे कि बाइसन, बियर्स, टाइगर्स एंड एटसेट्रा। ऐसे ऐसे एनिमल्स को दर्शाती थी। और इन पेंटिंग्स को हम जू रॉक शेल्टर भी कहते थे। अब जू रॉक शेल्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर ये पेंटिंग्स क्या दर्शाती थी, एलिफेंट, राइनोसोरस, कैटल, स्नेक, स्पॉटेड डियर, बारहसिंगा एंड एटसेट्रा। ये सारे जो एनिमल्स हैं वो कहाँ पे होते हैं, जू में। इस वजह से यहाँ पे जू रॉक शेल्टर भी कहलाती थी। उसके बाद यहाँ पे हमारा जो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स है, इसके अंदर तीन मेजर फेसेस हैं। यानी कि तीन मेजर फेसेस हैं, और इसके अंदर में जिस तरीके की पेंटिंग्स बनी, किस किस टाइप्स की पेंटिंग बनी, वो हम लोगों को डिस्कशन करना है। तो फर्स्ट फेस है हमारा अपर पैलियोलिथिक पीरियड, जो कि 40,000 से लेके 10,000 BC का टाइम पीरियड है, बिफोर क्राइस्ट। 40,000 से लेके 10,000 BC तक का ये हमारा अपर पैलियोलिथिक पीरियड का टाइम पीरियड है। उसके बाद ये हमारा आया मेसोलिथिक पीरियड, जो कि 10,000 BC से ही स्टार्ट हुआ और 4,000 BC तक चला। उसके बाद आया हमारा कैलकुलिथिक पीरियड, जिसका कोई टाइम पीरियड मेंशन नहीं है। तो हमने हमने अभी यहाँ पर इसके बारे में पढ़ लिया है। और अब हम इसमें ही जो पेंटिंग्स की किस तरीके की पेंटिंग्स बनाई जा रही थी उस समय, अब उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम बात करते हैं अपर पैलियोलिथिक पीरियड की, जो कि टाइम पीरियड है 40,000 से लेकर 10,000 BC का। अब जो यहाँ पर वॉल्स होती थी रॉक शेल्टर की, दीवारों की बात हो रही है, जो दीवार होती थी रॉक शेल्टर की, वो किससे बनी होती थी, क्वार्ट्जाइट। अब क्वार्ट्जाइट एक स्टोन है कुछ इस तरीके का, ठीक है। इस स्टोन से बनी हुई होती थी। और ये लोग मिनरल्स का यूज करते थे कलर करने के लिए, पिगमेंट यानी रंग करने के लिए वो मिनरल्स का यूज करते थे। और जो एक मोस्ट कॉमन मिनरल है, जो कि मोस्ट कॉमन मिनरल था उस टाइम का, वो था ओखरे और गेरू, जिसे वो लाइम में और वाटर में, लाइम यानी चूना और पानी में मिलाने के बाद उससे पेंटिंग डेंटिंग पेंटिंग करते थे, कलर वगैरह करते थे। किस किस से? हमारे मोस्ट कॉमन मिनरल हैं, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मिनरल क्या थे, ओखरे और गेरू। अब गाइज यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है। ओखरे क्या होता है? ओखरे कलर जैसा होता है, यानी कि ओखरे से वो कलर बनाते थे
और ऑखरे जो कलर बन के आता था वो गेरुआ कलर, GERUA, गेरुआ कलर बनता था। मैं आपको कलर दिखाता हूँ, कुछ ऑखरे कलर इस तरीके का होता है। ये है हमारा ऑखरे कलर, येलो ब्राउनिश कलर। ठीक है, इस कलर का वो यूज़ करते थे, इस कलर से ज़्यादा पेंटिंग्स वगैरह बनाई जाती थी सबसे पहले। उसके बाद वो लोग डिफरेंट मिनरल्स यूज़ करते थे कलर्स बनाने के लिए, और इनके अलावा भी और सारे मिनरल्स यूज़ होते थे कलर बनाने के लिए। और कौन कौन से कलर बनाए जाते थे? रेड, वाइट, येलो, ग्रीन, जो कि इनके प्रिय रंग थे ये सब। अब उसके बाद आते हैं, तो ये देखते हैं हमने वाइट, डार्क रेड और ग्रीन कलर। फिर से आप देख लीजिए, वाइट, डार्क रेड और ग्रीन कलर किस लिए यूज करते थे? वो लोग एनिमल्स को ड्रॉ करते थे, एनिमल्स को दर्शाते थे इन तीन कलर से, जैसे कि बाइसन, एलिफेंट, राइनो, टाइगर्स, ऐसे ऐसे एनिमल्स को यहाँ पर दर्शाते थे। उसके बाद जो हमारी ह्यूमन फिगर्स थी, अब ह्यूमन फिगर भी बनाए, एनिमल्स के साथ साथ ह्यूमन फिगर्स भी बनाई जा रही थी। अब ह्यूमन फिगर्स में जो रेड कलर यूज करते थे वो लोग हंटर्स के लिए, शिकारियों के लिए रेड कलर यूज करते थे। शिकारी को पेंटिंग में वो लोग रेड कलर से बनाते थे। और ग्रीन कलर डांसर्स के लिए यूज करते थे, हरे कलर से डांसर्स की पेंटिंग वगैरह बनाते थे। हमने पढ़ा अब अपर पैलियोलिथिक पीरियड। अब आता है हमारा मीजोलिथिक पीरियड, जो कि अपर पैलियोलिथिक के बाद आया। इसका टाइम पीरियड 10,000 से लेके 4,000 BC का है। अब यहाँ पे किस तरीके की पेंटिंग्स बनाई जा रही थी, ये लोग क्या यूज कर रहे थे? अब जो ये पीरियड है, ये ज्यादातर रेड कलर का यूज करता था, बहुत ज़्यादा रेड कलर का यूज़ होता था। और यहाँ पे जो पेंटिंग्स के साइज हैं वो स्मॉलर हो गए हैं एज कंपेयर टू हमारे अपर पैलियोलिथिक पीरियड से। अपर पैलियोलिथिक पीरियड में जो पेंटिंग्स बन रही थी वो बड़ी थी। अब मीजोलिथिक पीरियड में जो पेंटिंग्स हैं वो स्मॉलर पेंटिंग्स, छोटी पेंटिंग्स बन रही हैं। और एक मोस्ट कॉमन सीन हुआ करता था हर पेंटिंग में, हर पेंटिंग में मोस्ट कॉमन सीन हुआ करता था जो था ग्रुप हंटिंग। यानी कि ग्रुप के अंदर शिकार, मतलब ग्रुप में जाते थे लोग शिकारी करने के लिए, शिकार करने के लिए। ठीक है, ग्रुप में शिकारियों का यहाँ पे पेंटिंग में भी एक मोस्ट कॉमन सीन था। और अदर पेंटिंग्स हमारी क्या दर्शाती थी, और जो बाकी पेंटिंग्स थी उसमें ग्रेजिंग एक्टिविटी भी थी और राइडिंग सीन्स थे। ग्रेजिंग एक्टिविटी यानी ग्रास से रिलेटेड, ठीक है। और राइडिंग सीन्स थे जिस पर घुड़सवार यानी घोड़े पे कोई बैठा होगा, कोई हाथी पे बैठा होगा, ऐसे सीन्स भी वहाँ पर पेंटिंग्स के अंदर दिखाई दे रहे थे। उसके बाद आ गया हमारा कैलकोलिथिक पीरियड। अपर पैलियोलिथिक पीरियड पढ़ लिया हमने, मीजोलिथिक पीरियड पढ़ लिया। अब हमारा आया कैलकोलिथिक पीरियड। अब इसमें किस तरीके से लोग यूज़ कर रहे थे, क्या पेंटिंग्स में किस चीज़ को डिपिक्ट कर रही थी पेंटिंग्स। अब जो ये पीरियड है, यहाँ पे नंबर ऑफ पेंटिंग्स बहुत तेज़ी से इंक्रीज हो गई। ठीक है, नंबर ऑफ पेंटिंग्स बढ़ गई। और ये लोग ग्रीन और येलो कलर का बहुत ज़बरदस्त इस्तेमाल करते थे। और जो ज़्यादातर पेंटिंग्स है वो कंसिडर करती थी बैटल सीन्स के ऊपर, यानी युद्ध वगैरह से ज़्यादातर सीन्स ये लोग बनाते थे, लड़ाइयों के। और यहाँ पर बहुत सी पेंटिंग्स ऐसी थी जिनमें ये दर्शाते थे कि हॉर्स के ऊपर मैन राइड कर रहा है, यानी घुड़सवारी कर रहा है आदमी, या फिर एलिफेंट के ऊपर बैठा है। ये पेंटिंग्स के अंदर ये भी दिखाया जाता था, जैसे हमारा मेसोलिथिक में भी था ये। उसके बाद कुछ पेंटिंग्स के अंदर यहाँ पे कुछ आदमी ऐसे दिख रहे थे जो कि धनुष और बाण लिए हुए थे, तीर कमान, ठीक है, बो और एरो लिए हुए थे, जो कि इंडिकेट करता था स्कर्मिशेस को। अब स्कर्मिशेस क्या होती है? स्कर्मिशेस होती है एक शॉर्ट फाइट बिटवीन ग्रुप्स ऑफ पीपल। ठीक है, एक छोटी सी फाइट, यानी छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती थी ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में। तो ये उसे हम कहते हैं स्कर्मिशेस, यानी कि वहाँ पे लड़ाइयाँ वगैरह भी हो रही थी इतने टाइम पहले भी, यानी लड़ाइयाँ वगैरह शुरू हो गई आपस में। तो यहाँ पे लोगों को कुछ तो दिखता होगा। अब जो यहाँ पे बात है, हमने कैसे जाना लड़ाइयाँ वगैरह हो रही हैं, यहाँ पे इन लोगों ने बो और एरो ले रखे हैं। अब उसके बाद हम आगे की बात करें, यहाँ पे और क्या था, तो और बाकी जो पेंटिंग्स थी इस पीरियड की वो नरसिंहगढ़ में मिली, मध्य प्रदेश में है जो कि। उसके बाद यहाँ पे जो पेंटिंग्स है वो क्या दर्शाती थी, और बाकी पेंटिंग्स आर्ट ऑफ टैनिंग स्किन्स। अभी टैनिंग स्किन की क्या, ये कौन सी आर्ट होती है? यानी कि लोगों को ये पता था इसको, मतलब कि जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, उनकी स्किन निकाल के उसको किस तरीके से यूज़ करते हैं, वहाँ पे लोग वो बहुत भली भांति अच्छी तरीके से जानते थे। ठीक है, यानी कि वो लोग स्किन का किस तरीके से यूज़ करते थे ये लोग बिल्कुल परफेक्टली जानते थे। शेल्टर के लिए, क्लॉथिंग के लिए बहुत अच्छी तरीके से आर्ट ऑफ टैनिंग स्किन्स के बारे में जानते थे। पेंटिंग्स में हम लोगों को दिखाया ऐसा। और जो अदर पेंटिंग्स है इस पीरियड की, वो हम लोग और क्या दर्शाया उन पेंटिंग्स ने? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, यानी म्यूजिक भी स्टार्ट समझ लीजिए
स्टार्ट हो गया था कैलकोलिथिक पीरियड से, यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स दिखने चालू हो गए। हमने पेंटिंग्स के अंदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स देखे, जैसे कि हार्प। अब हार्प समझ में नहीं आ रहा होगा कि हार्प कौन सा है, कुछ ऐसा लगता है ये है हार्प, ठीक है, इस तरीके का। ये तो बहुत मॉडर्न है और पैसा होगा। पेंटिंग के अंदर ये लोग, हमें पेंटिंग में ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट दिखा है। उसके बाद जो अगर बहुत सारी पेंटिंग्स ऐसी थी जहाँ पे ज्योमेट्रिकल शेप्स दिखी हैं हम लोगों को, कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल शेप्स, ठीक है, जैसे कि स्पाइरल, रोम्बॉइड, सर्किल, हम लोगों को ये सारी ज्योमेट्रिकल शेप्स पेंटिंग्स के अंदर दिखी हैं। और कुछ पेंटिंग्स लेटर पीरियड से हैं जो कि हम लोगों ने जोगीमारा केव्स में देखी है, जो कि रामगढ़ हिल्स में है, सुरगुजा डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ में, ठीक है। थोड़ी बहुत पेंटिंग्स वहाँ पर मिली हैं। अब हुआ हमारा यह कैलकोलिथिक पीरियड समाप्त, यानी कि हमने 3 पीरियड, ये जो 3 मेजर फेसेस हैं प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स के, वो हमने कवर कर लिए हैं। कौन सा? द फर्स्ट वन इज अपर पैलियोलिथिक पीरियड एंड द टाइम पीरियड ऑफ दिस पीरियड वाज 40,000 BC to 10,000 BC, एंड द सेकंड पीरियड इज मेसोलिथिक पीरियड and the time period is 10,000 BC to 4,000 BC, and then at the last that was Chalcolithic period, okay, and that time period was not mentioned। तो यहाँ पे टाइम पीरियड मेंशन नहीं है कैलकोलिथिक पीरियड का। अब यहाँ पे जो हम बात करेंगे म्यूरल पेंटिंग्स की, अब जो इन 3 पीरियड हमने बात कर ली और उसका रिकैप भी ले लिया। अब इन 3 फेसेस के अंदर किस तरीका की पेंटिंग्स हुआ करती थी। अब पेंटिंग्स के टाइप्स आ गए, यानी अभी तक तो हमने पेंटिंग्स पढ़ ली इन्हीं पीरियड में। अब पेंटिंग्स के टाइप्स कि ये इस तरह की पेंटिंग्स ये वॉल पे बनाई जाती थी, मैन्यूस्क्रिप्ट से बनाई जाती थी, किताबों पे बनाई जाती थी, यानी कि अब अलग अलग टाइप्स की पेंटिंग्स भी आ गई, तो हम अब उन्हें कवर करेंगे। सो नाउ वी हैव फर्स्ट टाइप ऑफ इंडियन पेंटिंग एंड दैट इज म्यूरल पेंटिंग्स विच वर एग्जीक्यूटेड ऑन द वॉल्स। अब जो ये म्यूरल पेंटिंग्स थी वो वॉल्स के ऊपर बनाई जाती थी, हमने जैसा ही पढ़ा था ना अभी, म्यूरल वॉल्स के ऊपर यहाँ पे म्यूरल पेंटिंग्स बनाई जाती हैं। फिर उसके बाद ये एक सॉलिड स्ट्रक्चर पे भी बनाई जाती थी म्यूरल पेंटिंग्स। अब आपको याद रखना है, जो म्यूरल पेंटिंग्स हैं वो वॉल के ऊपर बनाई जाती थी, सॉलिड स्ट्रक्चर पे बनाई जाती थी, और जो इसका टाइम पीरियड था वो 10th सेंचुरी BC से लेके 10th सेंचुरी AD के बीच का। और जो ये म्यूरल पेंटिंग्स है ये हम लोगों को और भी जगहों पर दिखी हैं, लाइक अजंता केव में दिखी हैं, अरमामलई केव, रावण छाया, रॉक शेल्टर, बाग केव्स, सितनावसल केव, कैलाशनाथ टेम्पल जो कि एलोरा में है। इन सब जगहों पर ये म्यूरल पेंटिंग्स धड़ाधड़ बनाई जा रही थी और म्यूरल पेंटिंग्स बहुत सारी मिली हैं हम लोगों को। उसके बाद जो ज़्यादातर म्यूरल पेंटिंग्स हैं वो नेचुरल केव्स में थी और रॉक कट चैम्बर्स में बनाई गई हैं। और इन पेंटिंग्स का जो म्यूरल पेंटिंग्स उनका जो मेजर कॉमन थीम क्या होता था, यानी किस चीज़ के ऊपर बनाई जाती थी वो, तो म्यूरल पेंटिंग्स हिंदू, बुद्धिस्ट और जैन थीम का यूज़ करते थे, इन्हीं के ऊपर वो लोग पेंटिंग्स को ड्रॉ करते थे। उसके बाद जो म्यूरल पेंटिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा यूनिक हैं, क्योंकि इनका शेयर साइज़ है ना, ये म्यूरल पेंटिंग्स बहुत विशाल बनाई जाती थी, बहुत बड़ी बड़ी पेंटिंग्स बनाई जाती थी, छोटी मोटी नहीं बनाई जाती थी। वॉल्स के ऊपर बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा बड़ी पेंटिंग बनाते थे। उसके बाद यही बात कही जा रही है कि मतलब ये बड़ी तो होती थी और इसे हम पेपर पे नहीं बना सकते हैं, ठीक है, ये पेपर पे नहीं बना सकते, इसे सिर्फ और सिर्फ हम लार्ज वॉल्स पे बना सकते हैं, लाइक केव्स की वॉल्स पर, टेम्पल्स की वॉल्स पर, इन सब की वॉल्स पर हम यहाँ पे म्यूरल पेंटिंग्स को बना सकते हैं, बट ये उस पर पेपर वेपर पे नहीं बनाई जाती थी। उसके बाद म्यूरल पेंटिंग्स कुछ ऐसी दिखती है और यही पेंटिंग्स दीवार के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी विशाल पेंटिंग्स बनाई जाती थी। उसके बाद आए हमारे अजंता केव पेंटिंग्स। म्यूरल पेंटिंग्स तो हो गई पूरी, अजंता केव पेंटिंग्स अभी हमने जैसा कि पढ़ा, अजंता केव्स में भी म्यूरल पेंटिंग्स मिली हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पर अजंता केव्स में भी थोड़ा बहुत सेम ही होगा, अजंता केव और म्यूरल पेंटिंग्स के दोनों का डिज़ाइन वगैरह, तो हम उसके बारे में अभी यहाँ पर पढ़ेंगे। और ओल्डेस्ट सर्वाइविंग म्यूरल्स हमें अजंता केव्स में मिली हैं। और जो अजंता केव्स है ये कब कार्व्ड करी गई? 4th सेंचुरी AD में। उसके बाद यहाँ पर 29 केव्स हैं, ये हमने पहले भी पढ़ लिया है। और अब जल्दी से वीडियो को पॉज करो और ये बताओ कि 29 केव्स में से कौन सी चैत्या हैं और कौन सी विहारा, कितनी चैत्याज केव्स हैं और कितनी विहारा केव्स हैं। जल्दी से यहाँ पे पॉज करो, कमेंट सेक्शन में जल्दी बताइए, ये हम पहले भी कवर कर चुके हैं। अब जो ये वॉल्स हुआ करती थी केव्स की, इन पर दोनों टाइप की पेंटिंग्स हुआ करती थी, म्यूरल्स और फ्रेस्को दोनों पेंटिंग्स। फ्रेस्को पेंटिंग कौन सी होती है? जो कि हम वेट प्लास्टर के ऊपर पेंट करते हैं, ये लोग टेम्परस स्टाइल का यूज़ करते थे। उसके बाद जो ये पेंटिंग्स का पोर्ट्रे हुआ करता था वो ह्यूमन वैल्यूज़ के ऊपर, सोशल फैब्रिक के ऊपर,
और फिर उनके साथ स्टाइल्स, उनका कॉस्ट्यूम्स, ऑर्नामेंट्स किस तरीके के पहनते हैं, कॉस्ट्यूम्स ऑर्नामेंट्स किस स्टाइल से रहते हैं, उन सब के ऊपर ये उस पीरियड के टाइम पे मतलब ये जो ये चीज़ें यूज़ करते हैं इसी के ऊपर पेंटिंग्स होती थी। और जो इमोशंस हैं वो एक्सप्रेस्ड करे जाते थे हैंड जेस्चर्स के थ्रू। और जो यूनिक फीचर है पेंटिंग्स का यहाँ पर वो है कि हर एक जो फीमेल फिगर है वहाँ पर उनका यूनिक हेयर स्टाइल हुआ करता था। बहुत एक अद्भुत हेयर स्टाइल हुआ करता था हर फीमेल्स का। और यहाँ पे जो एनिमल्स और बर्ड्स हैं वो भी इमोशंस के थ्रू दिखाए गए हैं। और जो कॉमन थीम है पेंटिंग्स का, यानी कि एक जो कॉमन थीम सभी पेंटिंग्स के अंदर होता था वो था हमारा जातक स्टोरीज। अब जातक स्टोरीज क्या होती हैं ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। जातक स्टोरीज होती है हमारी रिलेटेड टू पास्ट लाइफ ऑफ बुद्धा, यानी कि पहले बुद्धा ने कैसे जीवन व्यतीत कराया उन सब के ऊपर यहाँ पर पेंटिंग्स, उन सब के सीन्स पेंटिंग्स के अंदर बना दिए जाते थे, तो वो जातक स्टोरीज कहलाती थी। तो यहाँ पर जातक स्टोरी से रिलेटेड हमें बहुत सारी पेंटिंग्स मिली हैं। उसके बाद हमारी कुछ म्यूरल पेंटिंग, यहाँ पे म्यूरल ऑफ पद्मपनी जो कि अजंता केव में है, ये कुछ पेंटिंग है, ये भी म्यूरल पेंटिंग है जो बनाई गई है अजंता केव में, बुद्धा की पेंटिंग है। उसके बाद अब यहाँ पे जो पेंटिंग की आउटलाइन हुआ करती थी, यानी फिगर की जो किनारे किनारे जो फिगर की आउटलाइन होती थी, जैसे अभी हम लोग भी करते हैं ब्लैक पेन से, ब्लैक स्केच से जो आउटलाइन हुआ करती थी वो रेड ऑकर से हुआ करती थी। रेड ऑकर हमने पढ़ लिया, गेरुआ कलर, और हमने देख भी लिया कलर कैसा होता है, विथ कंटूर्स ऑफ ब्राउन, ब्लैक और डीप रेड। उसके बाद इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स हैं अजंता में, ये मुराल पेंटिंग्स तो थी ही थी और वो जातक स्टोरी से रिलेटेड थी। इसके बाद और भी इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स मिली हैं जो अजंता में, और फेमस पेंटिंग्स हैं जिनके बारे में ज़्यादातर जानते हैं, इस वजह से ये मेंशन है पेंटिंग्स, पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में भी। तो जो फर्स्ट हमारी इंपॉर्टेंट पेंटिंग है अजंता की वो है जातक स्टोरीज। जातक स्टोरीज यानी कि बुद्धा ने अपना जीवन कैसे व्यतीत करा, पास्ट लाइफ बुद्धा का, तो फिर उसके ऊपर पेंटिंग्स बनाई जाती थी। और यहाँ पर त्रिभंगा पोज का भी इस्तेमाल होता था। अब त्रिभंगा पेंटिंग्स के अंदर त्रिभंगा पोज का इस्तेमाल होता था यहाँ पर। अब ये त्रिभंगा पोज हमने पहले भी पढ़ा है, और कहाँ पढ़ा है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में। और एक स्कल्पचर है जो त्रिभंगा पोज में है, तो इस यहाँ पर वीडियो को रोकिए, पॉज करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए उस स्कल्पचर का नेम जो त्रिभंगा पोज में है, और बहुत फेमस स्कल्पचर है। उसके बाद यहाँ पर हमारी जो पेंटिंग जो हमें थर्ड इंपॉर्टेंट पेंटिंग मिली है वो है डाइंग प्रिंसेस की, जो केव नंबर 16 में है। और फिर उसके बाद जो फोर्थ पेंटिंग है वो सीन है शिबी जातक के, जहाँ पर सीन कुछ ऐसा दिखाया है कि किंग शिबी अपना ओन फ्लैश यानी खुद का फ्लैश मांस दे रहे हैं एक कबूतर को बचाने के लिए, ऐसा कुछ पेंटिंग्स में दर्शाया है। उसके बाद जो हमारी ये लास्ट इंपॉर्टेंट पेंटिंग है वो है मतृ पोषक जातक। इनकी भी, अब मतृ पोषक की भी जातक के बारे में यहाँ पे बताया गया होगा पेंटिंग्स के अंदर। ये हो गई हमारी इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स जो कि अजंता में हम लोगों को मिली हैं। अब उसके बाद आ गए हम लोग एलोरा की पेंटिंग्स के ऊपर। हमने क्या क्या कवर करा अभी तक, अपर पैलोलिथिक, मीजोलिथिक और कैलकोलिथिक। उसके बाद हमने म्यूरल पेंटिंग्स कवर करा, उसके बाद अजंता केव पेंटिंग्स। अब आ गए हम लोग एलोरा केव पेंटिंग्स पे। अब ये पेंटिंग, इनके अंदर क्या होता था, अब जो ये म्यूरल पेंटिंग्स थी एलोरा केव में, ये सिर्फ 5 केव्स में मिली हैं। एलोरा केव्स की सिर्फ 5 केव में। और एलोरा कितनी केव्स हैं जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए, हम पहले पढ़ चुके हैं। और तो ज़्यादातर जो लिमिटेड थी वो पेंटिंग्स वो कैलाश टेम्पल तक ख़त्म हो गई थी। और जो पेंटिंग्स हैं वो, जो एलोरा की पेंटिंग्स हैं वो रिलेट करती हैं 3 रिलीजन से, ऑल 3 रिलीजन, बुद्धिज्म, जैनिज्म और हिंदुइज्म, यानी इन तीनों से ही रिलेटेड यहाँ पर ये पेंटिंग्स ड्रॉ होती हैं। ठीक है, ड्रॉ होती थी इन तीनों रिलीजन से रिलेटेड। और यहाँ पे कुछ प्रोमिनेंट एलोरा केव पेंटिंग्स है, जैसा कि अजंता केव की हमने इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स पढ़ी थी, वैसे ही एलोरा केव की भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स हैं। जैसा कि फर्स्ट पेंटिंग है हमारी इमेज ऑफ गॉडेसेस लक्ष्मी और लॉर्ड विष्णु, यानी इमेज है एक लक्ष्मी जी की और लॉर्ड विष्णु जी की, यहाँ पे पेंटिंग मिली है एलोरा केव में। उसके बाद लॉर्ड शिवा की उनके फॉलोअर्स के साथ। उसके बाद ब्यूटीफुल और ग्रेशियस यानी सुंदर और दयालु अप्सराज की यहाँ पर हम लोगों ने पेंटिंग्स देखी हैं एलोरा केव में। तो एलोरा केव पेंटिंग्स कुछ इस तरीके से बनाई जाती थी। अब आ गए हम लोग बाघ केव पेंटिंग्स के ऊपर। अब हमने एलोरा केव पेंटिंग्स से पढ़ लिया, बाघ केव पेंटिंग्स के अंदर क्या होता था। जो ये बाघ केव पेंटिंग्स थी बहुत ज़्यादा सिमिलर थी अजंता केव पेंटिंग्स से। ठीक है, जो बाघ केव पेंटिंग्स है वो मध्य प्रदेश में है, और ये बहुत ही ज़्यादा क्लोज थी अजंता केव से, यानी कि बहुत ही ज़्यादा सेम, एकदम आप कह सकते हैं कि सिमिलर थी अजंता केव से इन टर्म्स ऑफ देयर डिज़ाइन, एग्जीक्यूशन और डेकोरेशन। इन तीनों ही चीज़ में बिल्कुल सेम टू सेम थे दोनों, अजंता केव और बाघ केव।
तो अभी हम यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि अजंता के जैसा कौन है, बाग के जैसे सिमिलर कौन सी है, अजंता की पेंटिंग्स। लेकिन एक मेन डिफरेंस था यहाँ पर, एक डिफरेंस था। क्या डिफरेंस है? जो कि फिगर है वो बहुत ज़्यादा टाइटली मॉडल है, फिगर को बहुत ज़्यादा टाइटली बनाया गया है, और उसकी स्ट्रॉन्गर आउटलाइन है, और बहुत ज़्यादा अर्थली और ह्यूमन यहाँ पे पेंटिंग्स हुआ करती हैं। ठीक, उसके बाद जो हमारा केव नंबर 4 है जो कि रंग महल कहलाता है, वहाँ पर हमें ब्यूटीफुल म्यूरल्स मिले हैं वॉल्स के ऊपर, जो कि क्या दर्शाते हैं, बुद्धिस्ट से रिलेटेड, यानी जातक टेल्स। अब जातक टेल्स हमने बहुत बार पढ़ लिया, फिर से मैं बता देता हूँ जातक टेल्स क्या होती हैं। यानी बुद्धा की जो पास्ट लाइफ है उससे रिलेटेड उससे रिलेटेड सीन्स यहाँ पे बताए जाते थे। तो यहाँ पे भी जो ये रंग महल है केव नंबर 4, यहाँ पे भी हमें जो सुंदर सुंदर पेंटिंग्स मिली हैं, म्यूरल्स मिले हैं, वो जातक टेल से रिलेटेड मिले हैं। ऐसा ही अजंता केव में भी हो रहा था। बाग केव पेंटिंग्स कुछ इस तरीके से थी। केव के अंदर आप देख सकते हैं वॉल्स के ऊपर यहाँ पे ड्रॉ करी जा रही थी। उसके बाद आता है हमारी मिनिएचर पेंटिंग्स। अब मिनिएचर पेंटिंग्स क्या होती हैं? जैसे कि आपको लोगों को नाम से ही पता चल रहा होगा, मिनी एचर पेंटिंग्स, तो मिनी मतलब छोटी पेंटिंग्स। अब यहाँ पे हो गया साइज स्मॉल। अभी तक बन रही थी हमारी म्यूरल पेंटिंग्स। अब म्यूरल पेंटिंग्स होती हैं बहुत बड़ी बड़ी, बहुत विशाल विशाल, जो दीवारों पे बनाई जाती हैं। अब मिनिएचर पेंटिंग्स होती हैं छोटी छोटी। तो जो वर्ड मिनिएचर है वो डिराइव करा है लैटिन वर्ड से मिनिमम, जिसका मतलब है रेड लीड पेंट। और जो पेंटिंग्स हैं वो रेड लीड पेंट ऐसे बनी हुई होती हैं, और जो पेंट यूज़ करा जाता है इल्यूमिनेटेड स्क्रिप्ट्स में। अब ये पेंटिंग्स इतनी छोटी होती हैं कि स्क्रिप्ट्स के लिए बनाई जाती थी, स्क्रिप्ट्स में बनाई जाती थी। ठीक है, ड्यूरिंग द रिनाइसेंस पीरियड। उसके बाद मिनिएचर का मतलब आप लोगों को खुद ही पता है, मिनिएचर का मतलब स्मॉल और डिटेल्ड पेंटिंग्स। ठीक है, मिनिएचर का मतलब पेंटिंग्स नहीं है, मिनिएचर का मतलब छोटा, और छोटा ही होता है यहाँ पर। और तो यहाँ पर अब हम ये बता रहे हैं बेसिकली जो मिनिएचर है वो स्मॉल और डिटेल्ड पेंटिंग्स हैं। ठीक है, उसके बाद इसकी टेक्निक क्या होती थी पेंटिंग्स को बनाने की? अब जो स्मॉल है तो टेक्निक तो लगेगी, बड़ी है तो बड़ी में क्या टेक्निक होगी, बड़ी तो बना ही देंगे, लेकिन अब जो छोटी पेंटिंग्स बनाई जाती है उसमें ज़्यादा दिक्कत होगी। तो अब इसको बनाने के लिए कुछ टेक्निक्स हैं। वो क्या क्या हैं? जो पेंटिंग्स हैं वो बड़ी नहीं होनी, 25 स्क्वायर इंच से बड़ी नहीं होनी चाहिए, यानी इससे बड़ी पेंटिंग्स नहीं होनी चाहिए। और जो सब्जेक्ट होगा पेंटिंग का वो 1/6, यानी कि पेंटिंग का जो एक्चुअल साइज है उसमें जो 1/6 है सिर्फ उसी के अंदर पेंटिंग बनी होनी चाहिए, उससे बड़ी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद इल्यूमिनेटेड स्क्रिप्ट्स, ये स्क्रिप्ट्स में बनाई जाती थी पेंटिंग, हस्तलिपि जिसे कहते हैं, वो कुछ इस तरीके से बनाई जाती थी बुक्स वगैरह के लिए। मिनिएचर पेंटिंग्स हमारी इस तरीके से होती हैं, छोटी छोटी पेंटिंग्स, कितनी सुंदर लग रही है पेंटिंग ये, ऐसे ही मिनिएचर पेंटिंग्स बनाई जाती हैं। उसके बाद अभी हमारा मिनिएचर पेंटिंग्स का पार्ट खत्म नहीं हुआ है, हमने टेक्निक्स अभी खत्म नहीं करी हैं, अभी सिर्फ हमने 2 टेक्निक पढ़ी हैं। क्या? 25 स्क्वायर इंच और 1/6 से बड़ी नहीं होनी चाहिए एक्चुअल साइज में। बट अब जो हमारे पास एक एग्जाम्पल है, कि एग्जाम्पल आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, कि एक आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरीके की पेंटिंग्स हुआ करती थी। यानी एक एडल्ट का हेड है 9 इंचेस का। ठीक है, एक एडल्ट का हेड है 9 इंचेस का, लेकिन वो जो पेंट करा जाएगा तो 1.5 इंचेस से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो आप लगा सकते हैं, यानी कि पेंटिंग्स जो रियल में वो इतनी, उसे बना के इतनी कर दी उन्होंने, इतनी होनी चाहिए। फिर उसके बाद जो मोस्ट ऑफ द इंडियन मिनिएचर पेंटिंग्स हैं उसमें जो ह्यूमन फिगरिन है, यानी कि ह्यूमन की जो फिगर है वो साइड प्रोफाइल से दिखाई गई है। साइड प्रोफाइल्स यानी कि इस तरीके से। ठीक है, साइड प्रोफाइल यानी साइड से दिखाई गई है। ठीक, इस तरीके से साइड से दिखाई गई, फ्रंट से नहीं दिखाई गई है, साइड से दिखाई गई है। उसके बाद ये लोग ज़्यादातर बल्जिंग आइज बनाते थे, पॉइंटेड नोज बनाते थे, और यहाँ पे स्लिम लिखना भूल गया गाइस, स्लिम वेस्ट बनाते थे, पतली कमर, और आंखें जो बल्जिंग आइज यानी उभरी हुई आइज बनाते हुए थे, पॉइंटेड नोज जैसे मैंने अभी बनाई थी। उसके बाद जो राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग्स होती थी वो स्किन कलर के लिए ब्राउन कलर यूज़ करते थे, सांवले लोग बनाते थे वो। लेकिन मुगल पेंटिंग्स जो थी वो लोग फेयरर बनाते थे, गोरी गोरे लोग बनाते थे उसमें। उसके बाद जो एक कलर ऑफ डिवाइन, यानी कि जब लॉर्ड कृष्णा के लिए ब्लू कलर यूज़ करा है पेंटिंग्स के अंदर, और जो वुमेन फिगर हैं उनके लंबे लंबे बाल दिखाए गए हैं, और जो आइज़ के कलर होते थे वो आइज़ और हेयर के कलर बिल्कुल ब्लैक हुआ करते थे। ठीक, लॉर्ड कृष्णा की पेंटिंग किस में दिखाई थी? ब्लू कलर में। वुमेन के लॉन्ग हेयर और आइज के कलर, हेयर के कलर ब्लैक दिखाते थे। अब आ गई मैन की बारी, वुमेन की ख़त्म कर दी हमने, मैन की।
मैन की पेंटिंग कैसे बनाते थे? जनरली वो लोग ट्रेडिशनल क्लोथ्स पहनते थे पेंटिंग्स के अंदर, और टर्बन यानी पगड़ी वगैरह सर पर होती थी। इस तरीके की पेंटिंग्स बनाई जाती थी अंडर मिनिएचर पेंटिंग्स। अब मिनिएचर के बाद आ गई हमारी अर्ली मिनिएचर पेंटिंग। अर्ली मिनिएचर पेंटिंग का टाइम पीरियड 8th से लेकर 12th सेंचुरी। और अर्ली मिनिएचर पेंटिंग्स जो ये हमारी अक्सर किस पे बनाई जाती हैं? बुक्स के लिए, एल्बम्स के लिए, पेरिशेबल मटेरियल पे भी बनाई जाती हैं। पेरिशेबल मटेरियल क्या होता है? जो कि लंबे समय तक यूज़ ना करा जाए, ठीक है। लंबे समय तक यानी कि पेपर है, लंबे समय तक नहीं यूज़ कर सकते, फट जाएगा। पाम लीव्स है, क्लॉथ है, इन तीनों चीज़ों के ऊपर यहाँ पर ये अर्ली मिनिएचर पेंटिंग्स बनाई जाती थी। यानी जनरली बुक्स वगैरह के लिए, एल्बम्स वगैरह के लिए पेंटिंग्स को ड्रॉ करा जाता था। टाइम पीरियड हमने पढ़ ही लिया। और जो ये पेंटिंग्स थी, इस तरीके की पेंटिंग्स, ये विशेषता बताती है ईस्टर्न और वेस्टर्न रीजन्स की। अब अर्ली मिनिएचर पेंटिंग्स में अंडर में यानी कि दो प्रोमिनेंट स्कूल्स थे, एक पाला स्कूल ऑफ आर्ट और एक अपभ्रंश स्कूल ऑफ आर्ट, जो कि हमारे प्रोमिनेंट स्कूल है अंडर अर्ली मिनिएचर। तो हम अब इन दोनों स्कूल को डिटेल्स में पढ़ते हैं। तो अर्ली मिनिएचर पेंटिंग्स कुछ हमारी इस तरीके से बनाई जाती थी, बुक की तरह ही लग रही है ये, क्योंकि नाम भी मैन्यूस्क्रिप्ट से ही बनाई जाती थी ये, बुक्स, एल्बम्स, इन सब चीज़ों के लिए। अब जो पाला स्कूल ऑफ आर्ट है उसके बारे में जानते हैं। तो ये स्कूल फ्लोरिश हुआ 750 से लेके 1150 AD के बीच में। और जो ये पेंटिंग्स हैं ये ज़्यादातर मैन्यूस्क्रिप्ट्स में देखी गई हैं। और जो ज़्यादातर पेंटिंग्स बनाई जाती थी किस चीज़ के ऊपर? पाम लीफ के ऊपर और वेलम पेपर के ऊपर। अब वेलम पेपर क्या होता है, बहुत से पूछते हैं। तो वेलम पेपर ये हमारा जैसे ट्रेसिंग पेपर होता है, इस तरीके के पेपर के ऊपर पेंटिंग्स बनाई जाती थी। और जो पेंटिंग्स थी वो कैरेक्टराइज करी जाती थी साइनस लाइन से और सबड्यूड टोन से। उनका बैकग्राउंड इमेजरी जैसा बनता था। अब यहाँ पे साइनस लाइंस और सबड्यूड टोन्स क्या होता है? यानी कि जो पेंटिंग है उसका जो बैकग्राउंड होता था वो सबड्यूड टोन्स यानी कि सादा या फीका सा, हल्का सा बैकग्राउंड होता था, फीका सा बैकग्राउंड होता था। और जो फिगर बनती थी साइनस लाइन यानी लहरदार लाइनों से फिगर्स बनाई जाती थी। और ये लोग किस तरीके की अपनी पेंटिंग्स में किस तरीके की फिगर्स बनाते थे? लोनली सिंगल फिगर्स बनाते थे, यानी एक अकेले की फिगर, अकेले ह्यूमन की, अकेले वेमेन की, मैन की यहाँ पर फिगर बनाते थे। और जो ग्रुप पेंटिंग्स है बहुत रेयरली हमने देखी हैं, बहुत मुश्किल से मिली हैं एक आधी, ठीक है। बट सिंगल फिगर्स ही ज़्यादातर वे लोग बनाते थे। कौन? पाला स्कूल ऑफ आर्ट। इस तरीके की फिगर बहुत ज़्यादा फेमस हुई अंडर पाला स्कूल ऑफ आर्ट में, और बहुत सारे बनाई गई हैं। उसके बाद आया हमारा अपभ्रंश स्कूल ऑफ आर्ट, विच इज़ द सेकंड प्रोमिनेंट स्कूल अंडर अर्ली मिनिएचर। तो यहाँ पे जो ये स्कूल ओरिजिन हुआ गुजरात मेवाड़ रीजन में, जो कि राजस्थान में है। और टाइम पीरियड था इसका 11 से लेके 15 सेंचुरी AD में। और जो मोस्ट कॉमन थीम्स था इन पेंटिंग्स का, यानी जो मोस्ट कॉमन इनका सब्जेक्ट था, थीम किस चीज़ से रिलेटेड ये लोग पेंटिंग्स बनाते थे, वो था जैन। यानी अब दो चीज़ें गायब हो गई, हिंदुइज्म और बुद्धिज्म गायब, यहाँ पर जैन से ज़्यादा रिलेटेड पेंटिंग्स बनाई जा रही थी। और कंसेप्ट यूज़ करते थे ये लोग गीता गोविंद का और सेकुलर लव का, जो कि डोमिनेट करा जाता था जैन आइकोनोग्राफी के द्वारा, जैन चित्रण के द्वारा। उसके बाद इन लोगों ने कोई डिफरेंट स्टाइल डेवलप नहीं किया, ठीक है। लेकिन जो म्यूरल पेंटिंग्स जैसे बनती थी वैसे ही ये लोग बनाते थे। पेंटिंग्स का डिज़ाइन वॉल्स पे नहीं बनाते थे, पेंटिंग्स का डिज़ाइन, लेकिन जो पेंटिंग्स का डिज़ाइन होता था वैसे ही बनाते थे, लेकिन साइज़ छोटे छोटे हो जाते थे, क्योंकि यहाँ पे हमारी मिनिएचर पेंटिंग बनाई जा रही है। उसके बाद जो कलर्स यूज़ करते थे पेंटिंग्स के अंदर, वो सिंबॉलिक मीनिंग इंडिकेट करते थे। और जो यूजुअली इन लोग रेड, येलो और ऑकरे कलर का सबसे ज़्यादा यूज़ करते थे। रेड, येलो और ऑकरे कलर का यूज़ ज़्यादा होता था। और फिर उसके बाद उन लोगों ने ब्राइट कलर्स यूज़ करने लगे और गोल्ड कलर्स, चमचमाती हुई पेंटिंग्स बनाने लगे, चमकीले कलर यूज़ करने लगे। उसके बाद जब आता है हमारा ये जो हमारा अपभ्रंश स्कूल ऑफ आर्ट है, इसके अंदर जो पेंटिंग्स बनाई जाती थी, उन जो ह्यूमन फिगर्स बनाई जाती थी उसके अंदर, उन ह्यूमन फिगर्स के फीचर्स कैसे होते थे, यानी कि किस तरीके की पेंटिंग्स बनाई, कैसे डिज़ाइन हुआ करता था। तो उनकी फिश शेप्ड बल्जिंग आइज बनाई जाती थी। बल्जिंग आइज मैंने पहले ही बताया आपको, उभरी हुई आँख, ठीक है, उभरी हुई आँख बनाते थे। और फिश शेप्ड यानी आप यहाँ पर आइज देख सकते हैं यहाँ पर, तो मछली की शेप में आँख हुआ करती थी और बल्जिंग आइज हुआ करती थी, पॉइंटेड नोज हुआ करती थी और डबल चिन। इस तरीके के ये लोग फीचर्स ह्यूमन फिगरिंग से अंडर अपभ्रंश स्कूल ऑफ आर्ट। और जो मोस्ट फेमस एग्जाम्पल हमारे पास वो है कल्पसूत्रा और कलकचर्या की कथा, जो 15th सेंचुरी में लिखी गई हैं। अब उसके बाद आते हैं हम लोग मिनिएचर आर्ट में, जो कि दिल्ली सल्तनत में, अब दिल्ली सल्तनत की मिनिएचर आर्ट यानी दिल्ली सल्तनत की पेंटिंग किस तरीके की थी। जब दिल्ली सल्तनत आया तो
यहाँ पर किस तरह की पेंटिंग्स बनने लगी। उससे पहले मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, जो कि यहाँ पर हम दिल्ली सल्तनत के बारे में थोड़ा सा हमने पहले भी पढ़ा है चैप्टर 1 में, और किस में, उस वो बताइए नीचे। प्लस उसके बाद जो दिल्ली सल्तनत है वो किसने ओरिजिन किया था, ठीक है, वो भी बताइए, क्योंकि इन दोनों चीज़ों के बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले भी चैप्टर 1 के अंडर में। और उनका थोड़ा बहुत हमने, जिन्होंने यहाँ पर दिल्ली सल्तनत ओरिजिनेट कराया, उनके बारे में पढ़ा, उनका थोड़ा बहुत बैकग्राउंड पढ़ा, कैसे डेथ, तो ये सब पढ़ा था हमने पहले। गाइस तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि यहाँ पे वीडियो को पॉज करके कि ये सब किसने स्टार्ट किया है, फिर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। इससे ये होगा कि आप लोगों का रिवीजन होता रहेगा। तो गाइज हम लोग अभी यहीं पे रोकते हैं ये दिल्ली सल्तनत। अब जो यहाँ से हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे इंडियन पेंटिंग्स को, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लंबे लेक्चर्स हो जाएंगे तो आप लोग बोर होने लगोगे, जिस वजह से हम लोग यहाँ पर अब नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से इसके बाद से कवर करेंगे। तो आज का हम लेक्चर अपना यहीं पे ख़त्म करते हैं। और अब बात करते हैं आपको अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो सब्सक्रिप्शन चाहिए हो आप, तो आप लोग ले सकते हैं और स्टडी IAS कोड यूज़ कर सकते हैं फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट। और अपनी क्वायरीज रिगार्डिंग प्रिपरेशन और अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के थ्रू यहाँ पर हमारे इन सोशल मीडियाज़ के थ्रू आप यहाँ पर अपनी क्वायरीज को क्लियर कर सकते हैं। तो आप ज्वाइन कर लीजिए यहाँ सब जगह। तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो ख़त्म। मिलेंगे आप सब लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बाय बाय।